प्रकृति मानव की हर ज़रूरत को पूरा कर सकती है, सिवाय लालच के। ठीक ऐसा ही मिलता-जुलता वाक्य महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगर हम इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में शुरू हुआ था ये इंसानों का सफ़र। वहीं से कुछ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं जहाँ पर कि पाया जाता है कि यहीं से जो है वो मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि जो आदि मानव काल है वो आरंभ हुआ था यहीं से। धीरे धीरे विकास हुआ और जो ये होमो सैपियन है ये धीरे धीरे कबीले बनाकर रहने लगा। आग जलाना इसने सीखा और बहुत सारी चीज़ें इसने सीखी। इसने प्रकृति को जाना, ठंड लगने पर ये सिकुड़ जाता, गर्मी होने पर फैल जाता। ये सब चीज़ें हम लोग प्रकृति में देख रहे हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो हम कहेंगे कि जो प्रकृति है उसने ही जैसे पक्षी बनाया, जैसे पेड़ पौधे बनाए, जैसे जानवर बनाए, उसी तरीके से एक और बना दिया एक चीज़ जिसका नाम है होमो सैपियन, यानी कि हम लोग। परंतु जब ये मानव बड़ा हुआ, विकसित हुआ, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसका विकास हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि ये अपने विकास के लिए संसाधन एकत्रित करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार एक जानवर को ज़रूरत पड़ती है भोजन करने के लिए और अन्य ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्रकृति की चीज़ों की, वैसे ही ये जो व्यक्ति है, ये जो होमो सैपियन है, ये भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस प्रकृति का उपयोग करने लगता है। परंतु ये उपयोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, शीत युग समाप्त होता है। और जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सब सभ्यताओं पर आ जाते हैं। और फिर जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है, वैदिक काल। और फिर हम लोग भारत की बात करें तो हर्यक वंश और भी बहुत सारे वंश धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। परंतु इस बीच एक चीज़ जो है वो आ जाती है इंसान के अंदर, जिसका नाम होता है लालच। यही लालच होती है और दूसरी चीज़ होती है आवश्यकता। ये दो चीज़ें होती हैं जो इंसान को खाली नहीं बैठने देती हैं, वो एक तरीके से उसको आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। एक इंसान खुद को ही पुश करता है कि नहीं मुझे ये ज़रूरत है, इस चीज़ का समाधान मेरे ही अंदर है, मुझे पता है। तो वो प्रकृति का उपयोग करना शुरू करता है। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय देशों में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, व्यापार शुरू होता है। और फिर शुरू होता है असली कहानी। ये वही कहानी है जिसकी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बात की थी, इस कहानी की, कि प्रकृति जो है वो लालच का पूर्ति नहीं कर सकती है। यही लालच है जिसने ब्रिटेन जैसे साम्राज्य को, फ्रांस जैसे साम्राज्य को बड़ी दूर तक विस्तारित किया। ब्रिटेन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन इतने सारे देशों को, इतने सारे पृथ्वी के इतने सारे क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया था, जैसे भारत को और भी क्षेत्रों को, अफ्रीका के क्षेत्रों को, कि वहाँ पर कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। मान लो ब्रिटेन में सूर्य अस्त हो गया तो इधर भारत में सूर्योदय हो गया। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि औपनिवेशिक काल शुरू हो गया भाई। और क्यों औपनिवेशिक काल शुरू हो गया? क्योंकि इनको अपने उद्योग धंधे यहाँ भी स्थापित करते थे, यहाँ भी स्थापित करने थे, यहाँ के संसाधनों को उपयोग करना था, पैसा कमाना था और फिर ब्रिटेन लेकर जाना था। और यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन में अपना जो है व्यापार वगैरह करना था। ये सब पूरी कहानी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों की जो इस प्रकृति का जो औपनिवेशिक काल रहा, ये जो व्यापार औद्योगिक क्रांति रही, इस औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा पिसे। और वो लोग थे जंगलों में रहने वाले लोग, वो लोग थे जो कबीले में रहते थे, वो लोग थे जो समाज के विकसित तबकों में नहीं आ पाए, उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। और अंततः हम लोग देखते हैं कि इन लोग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिस जगह पर उनके पूर्वज रहा करते थे, अब वो जगह अंग्रेज ले लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज यहाँ रहे होंगे, तुम्हारी ज़मीन रही होगी, आज से ये ज़मीन मेरी है, इस पर मेरा कब्जा होगा।
इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह और भी बहुत सारे आंध्र प्रदेश में विद्रोह वगैरह होता है, बस्तर का विद्रोह होता है। इन सब विद्रोहों को हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं प्रकृति को। जिस प्रकृति ने इंसान को बनाया, आज इंसान ही प्रकृति को ही बदलने वाला बन चुका है। तो किस प्रकार बना, कैसे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई तो क्रांति के बाद कारखाने लगाने के लिए ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन कहाँ है? पृथ्वी पर ही होगी। तो पृथ्वी पर ज़मीन बनाने के लिए अब उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अब पेड़ों की कटाई होना शुरू हुई। पेड़ों की कटाई होना शुरू हुई तो फिर हम लोग देखते हैं कि पेड़ों की संख्या में कमी होना शुरू हुई, प्रकृति का दोहन होना शुरू हुआ। और आज तो हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो इंसान है वो प्रकृति के से भी एक लेवल ऊपर उठना चाहता है और बाप बनना चाहता है सब कोई। तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो में। इसका नाम है औपनिवेशिक काल और प्रकृति। शुरू करते हैं आज की कहानी को। चलो भैया, तो आज तो इंट्रो बोलने हमारे जाने निकल गई। खैर, शुरू करते हैं। मैंने बोला कि औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति होती है और फिर जो है उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और उसके लिए वनों की कटाई होती है। उसके अलावा जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको भोजन भी तो चाहिए। अब भोजन कहाँ से आता है? खेती होगा, फल फ्रूट्स लगेंगे, आलू लगेगा, प्याज का खेती होगा तब तो कुछ होगा। तो उसके लिए खेती बढ़ता है, खेती के लिए वन की कटाई होती है भाई। तो आओ देखते हैं क्या कहानी है। इसका परिचय हम लोग ऐसे ही ऊपर पर देख लेते हैं कि भाई क्या है। मैंने बता दिया है ऐसे तो। खैर, जब हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं तो हमारा ध्यान नगर कारखानों, उद्योगों, बाजार, कृषियों पर जाता है, परंतु वनवासी चरवाहे, घुमंतु कृषक, भोजन और संग्राहक की बात तो नहीं की जाती है। इनके संसाधनों का शोषण किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेज आए, उनके पास गए और कहें कि ये जगह मेरा है, तुम निकल जाओ, तुम्हारे पूर्वज यहाँ रहते होंगे, बाढ़ में जाए पूर्वज तुम्हारे। संघर्षपूर्ण जीवन इनका होता है। कुछ लोग तो भाग जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मजबूती के साथ, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे लोग होते हैं जो कि समुदाय बनाकर नेतृत्व करते हैं और एक बड़े समुदाय का नेतृत्व करते हैं और झगड़ा करते हैं अंग्रेजों से कि नहीं भाई भागो तुम साले सब यहाँ से, आग लगा देते हैं सब। अभी देखेंगे कहानी क्या है। तो ये है। खैर, टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक आज का होने वाला है प्रकृति और औपनिवेशिक काल। प्रकृति और औपनिवेशिक काल। तो भाई मैंने बताया है ना कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो देश हैं ये यूरोपीय देश ही हैं ज़्यादातर। ये सब जा जाके अन्य देश पर कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे भाई कि ब्रिटेन हमारे भारत भी आया था भाई। ब्रिटेन, पुर्तगाल भी था एक ठो बड़ा फेमस, एक ठो फ्रांस भी बड़ा फेमस था, एक डच भी बड़ा फेमस था जो कि अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों पर और आगे पीछे कब्जा किया हुआ था। तो ये जो कुछ है, ये देश जो है और अन्य देशों को ये जो है वो गुलाम बनाते हैं। ये अपने क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं कमजोर लोग हैं, गुलाम बना लो। गुलाम बनाते हैं किसके लिए भाई? संसाधनों के लिए। तो ये कहानी हमारी हो गई। वनों की कटाई शुरू होती है। लो भाई, सीधे मैंने लिख दिया वनों की कटाई शुरू होती है क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित करने थे। मैंने बता दिया ये बात को। चलो भाई, उद्योग धंधे स्थापित करने थे। हम लोग देखते हैं कि सन 1700 से लेकर 1995 के बीच में सन 1700 से लेकर 1995 के बीच में हम लोग देखते हैं कि लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 13.9 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो वन है उनका विनाश कर जाता है, ये बोलकर कि भैया जो है हम विकास कर रहे हैं। और अभी भी अरावली वाला मुद्दे को हम लोग देख ही रहे हैं, किस प्रकार से प्रकृति को एकदम मतलब जैसे एकदम शुंभ निशुंभ की तरह नोचा जा रहा है। इस प्रकार दुर्गा माता थी वहां पर, प्रकृति का रूप। शुंभ निशुंभ जाके उसको नोचना चाहते थे दुर्गा माता को। दुर्गा माता चलाई एक हाथ, सब फेंका गए थे। शुंभ निशुंभ का कारण भी क्या था? शुंभ निशुंभ का कारण भी यही था कि भाई जो है हमको प्रकृति का मजा लेना है। तो वो भी दुर्गा जी के पास गए थे, हमारे माता जी के पास गए थे कि भाई मारो इनको, जो है कि पकड़ कर लेकर चलो राजा जी के पास। शुंभ निशुंभ को मारा प्रकृति ने और दिखा दिया कि भाई ऐसा होता है अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और फिर जब वो राजा साहब आते हैं, जो भी उनका नाम रहता है, उन्हों को खूब मारती हैं। और हम लोग लास्ट में चीज देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अंत में क्या होता है कि जब राक्षस का अंत हो जाता है तो प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाती है
आसमान एकदम स्वच्छ हो जाता है, सांस लेना तो क्या उस समय, आसमान स्वच्छ हो जाता है, नीला एकदम मस्त आसमान, पक्षी अपना मस्त उड़ रहे हैं, तो प्रकृति एकदम स्वच्छंद हो जाती है। तो वही हाल होगा अभी भी, कभी आएगा कुछ प्रलय वगैरह, प्रकृति ही है जो नाश वास करेगी, देखा जाएगा वो सब। अभी हम लोग टॉपिक पर आते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग देखते हैं कि विश्व का लगभग 2.9% भाग जो है वो औद्योगिकरण के यज्ञ में भस्म हो गया। बड़ा ही खतरनाक मैंने लिखा है, सॉरी 9.3, इसको उल्टा कर लो, 9.2 कर लो, 9.3, 9.3, 9.2 जो भी रखो। हाँ, तो 9.3 भाग जो है वो औद्योगिकीकरण के यज्ञ में जो है वो भस्म हो जाता है। लो भैया, तो ये भी कहानी हम लोग को थोड़ा याद रखनी है कि ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, सन 1600 में हम लोग देखते हैं कि कुल भूभाग के 6वें हिस्से तक कृषि होती थी। मतलब कि ये पूरा एक भाग है हम लोग का, मान लो कि इसका 6 भाग कर दिया हमने, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। जैसे सपोज ये बराबर हैं, ठीक है, ऐसे कर दो थोड़ा सा बराबर लगे, चारों बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 भाग, मतलब कि इतने भाग पर हम लोग देख सकते हैं कि कृषि होती है। ठीक है, 6वें भाग पर कृषि हो रही है। बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो भाग है ये पूरा ऐसे हो जाता है, मतलब 50% भाग, 50% भाग पर कृषि हो रही है। कृषि क्यों हो रही है? कृषि इसलिए हो रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं तो कृषि में जरूरत ही क्या है? जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको चाहिए ना भोजन। और यही वीडियो अभी जो नहीं आया है, संदीप महेश्वरी का वीडियो आया है, उसमें मैंने देखा कि भाई उन्होंने इस और एग्रीकल्चर है इसको बड़ा प्रमोट किया है। बोला है कि अगर एग्रीकल्चर के लिए आपके पास जमीन मिल रहा है तो खरीद लो उसको, क्योंकि आने वाले समय में भोजन के लिए बड़ा मार होने वाला है। सब चीजें हैं। तो कृषि के लिए जो भूमि है उसका धीरे धीरे करके 50% हो जाता है, जंगल काटे जाते हैं। कृषि के लिए भूमि बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि मजा आता है करने में। बाकी उसके लिए तो मजा ही है, फिर तो फिर लालच है ना। तो भैया यही सब बात है। 50% हो गया, जंगल बच गए। वनों के विनाश के कारण देखते हैं हम लोग। ऊपर का चीज मिलाता हूँ मैं। अब वनों के विनाश के कारण, इतने चीज को तो अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, बाकी तो कोई बात नहीं है भैया जो है। हालांकि अगर अभी जागरूक नहीं हुआ इंसान तो भैया बड़ा जो है दिक्कत होने वाला है। बच्चे बच्चे कम पैदा करो भाई, शादी मत करो साला। बहुत लोग शादी नहीं किए हैं, मोदी शादी नहीं किए हैं, देखो कितना बढ़िया जीवन है, प्रधानमंत्री बन गए शादी न करने पे। माँ गांधी जी को देखो, गांधी तक कस्तूरबा थी उनकी तो। आचार्य प्रसाद को देखो भाई, जितने सक्सेसफुल ज्यादातर लोग रहे हैं उनको देखो। खुद को मत देखो मगर। चलो यार, तो ब्लैक पेन काहे को लिया, मैं इसको लेता हूँ। देखते हैं विनाश के कारणों को। पहला कारण तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि लिख लेते हैं भाई। जनसंख्या वृद्धि बढ़ी। दूसरा, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए खाना चाहेगा, तो वो खाना तो कृषि से आएगा, तो कृषि में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। कृषि में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। चलो भैया, कारण एक और क्या था कि कृषि में वृद्धि हुई। कारण क्या था कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्या, किस कारण? वनों के विनाश के कारण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, तो कृषि का विस्तार हम यहाँ पर देख लेते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को हमने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि बढ़ती है। मतलब कि ये कृषि मतलब खुद कृषि करो और खुद खा लो। वाणिज्यिक मतलब कि वाणिज्य, कॉमर्स वहां पे आ गया, कॉमर्स घुस गया कि कृषि करो, खुद भी खाओ और उसको बेचो भी। तो ये कहानी हम लोग देखते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि को हम लोग देखते हैं बढ़ता है भैया। वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या हम लोग देखते हैं? कपास की खेती,
ये तो खा नहीं सकते कपास, तो बेचबा करेंगे ना। गन्ना भी कितना खाओगे, रबड़ भी कितना खाओगे, बेचो सरसों के नाते, खेती करो बेचो। और जूट भी कितना खाओगे, है ना। क्या क्या खाओगे भाई, रबड़ कौन खाता है, अफीम कितना खाओगे, अफीम भी ऐड है इसमें, अफीम कितना खाओगे। तो इन सब का जो खेती है वो बढ़ता है, और इसका खेती करने के लिए जमीन चाहिए। जमीन कहाँ से आएगा, पृथ्वी से आएगा। पृथ्वी कहाँ से आई है, पृथ्वी तो सीमित है। तो बस कहानी खत्म, पृथ्वी का दोहन होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा कारण तो हमने देख लिया इसको। फिर उसके बाद हम लोग व्यापारों का विकास देखते हैं। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्लांट लगाना है वहां पे, अपना एक तरीके से अपना कारखाना बनाना है, जगह चाहिए। तो जगह काटने के लिए, जगह बनाने के लिए पेड़ काटो, व्यापार बढ़ा। और क्या बढ़ा भैया, 5वें नंबर पे हम लोग देखते हैं कि रेलवे का विकास होता है। और रेलवे के विकास में बहुत अधिक जो है हम लोग देखते हैं रेलवे विकास, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कैसे कारण बनता है भाई, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे की पटरी होती है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर पहले लकड़ी लगता था, बड़ी बड़ी जो है रेल लाइंस, तो बड़ी बड़ी रेल लाइंस लगाने के लिए बड़े बड़े जो है पेड़ काटने पड़ते थे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि स्लीपर कहते हैं इसको, सिर्फ स्लीपर जो है लाइनिया है ना, इसको इसको स्लीपर कहते हैं। तो स्लीपर की जरूरत पड़ती है हम लोगों को रेल की पटरी बिछाने के लिए। अब पटरी बिछाने के लिए पड़ेगी जरूरत हम लोग को स्लीपर की। और स्लीपर कहाँ से आएगा, पेड़ से। पेड़ कहाँ से आएगा, प्रकृति से। प्रकृति कहाँ से आएगी, पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आएगा, पृथ्वी तो सीमित है। तो पृथ्वी से अगर तुम लोग एक पेड़ निकालोगे तो वही पेड़ को जमने में बहुत अधिक समय लगेगा, उतने समय में तुम्हारा नाश होगा, और क्या। और पेड़ क्यों जरूरी है, क्योंकि पेड़ वही है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ये वही पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और प्रकृति में जो गर्मी वगैरह है उसको नहीं बढ़ने देता है। परंतु हम लोग देखते हैं कि पेड़ कटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रहता है, उड़ नहीं पाता है। और जो पेड़ वगैरह सोख लिए गए हैं, खत्म हो चुके हैं, तो अब पेड़ वगैरह भी नहीं रहे, तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे वो। तो यहीं पर रहता है, और फिर वो गर्मी बढ़ती है और बहुत कुछ होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बर्फ पिघलते हैं तो बाढ़ आता है भाई। ये सब कहानी देखने को मिलते हैं। तो भाई स्लीपर का मांग बढ़ता है, ठीक है। ईंधन हम लोग देखते हैं, लकड़ी जलाओ ईंधन में, है ना, खाना बनाने के लिए ईंधन, वो भी हम लोग देखते हैं भाई। तो रेलवे के विकास में हम लोग ईंधन और स्लीपर के लिए देखते हैं लकड़ी की जरूरत पड़ता है। इंग्लैंड के ओक के जंगल में, ओक है एक कोई, तो ये जो ओक है हमारे पास, ओक के जंगल भारत में उत्तर पूर्वी के जंगल कटे। तो इंग्लैंड में ओक के जंगल कटे, भारत में उत्तर पूर्वी जंगल कटे हैं, बस कटे कटे हैं। और फिर इंसान कट रहा है अभी, तो खैर तीव्र विस्तार होता है हम लोग देखते हैं। किसमें तीव्र विस्तार होता है, ये जो रेलवे लाइन है इसके विकास में तीव्र मतलब वृद्धि आती है, तीव्र नहीं आती, वृद्धि आती है, विस्तार आता है। और विस्तार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1850 के बाद 1850 के बाद मील रेलवे लाइन, प्रति मील रेलवे लाइन हेतु प्रति मील रेलवे लाइन हेतु हम लोग देखते हैं कि 1760 से 2000, 1760 से लगभग 2000 के आसपास में स्लीपर प्रयुक्त होते थे। स्लीपर मतलब कि दैट थिंग जो कि ऐसे रेल लाइनों के बीच में, अब सीमेंट का बनता है ना, तब बनता था लकड़ी का। हम लोग देखते हैं लकड़ी का बनता है, तो लकड़ी का बनता था उस समय। तो ये कहानी थी उस समय, तो इसीलिए जो है कि इतनी सारी लकड़ियां चाहती थी हम लोगों को लगाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि 1946 तक रेलवे का विकास जो है वो लगभग 7,65,000 किलोमीटर का हो गया। 7,65,000 किलोमीटर का हो गया। क्या हो गया भाई, 1946 तक 7,65,000 किलोमीटर का हो गया। फिर से लिखता हूं मैं, 7,65,000 किलोमीटर का हो गया। तो ये हमने देखा कुछ कारणों को। अब कारण जब बढ़ रहे हैं तो समाज में ऐसे लोग भी तो होते हैं जो इसको रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनको भी देखते हैं। अब सरकार भी इस पर कुछ कदम उठाएगी, क्यों भाई,
क्योंकि प्रकृति जब बर्बाद होगी तो लोग चिल्लाइबा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रकृति बर्बाद हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो भाई, तो चलो देखते हैं इसके रोकने के प्रयास को। रोकने के प्रयास को, रोकने के प्रयास में पहले बात करें तो सर्वप्रथम लोग देखते हैं कि एक व्यावसायिक वैज्ञानिकी सॉरी वैज्ञानिक वानिकी को हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक वानिकी को, वैज्ञानिक वानिकी को इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने कहा कि इतना क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है भाई, पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ जो है हमारे किसी काम के नहीं है। ये मान लो ऐसे पेड़ हैं, ठीक है, ये पेड़ हमारे किसी काम के नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इतने क्षेत्र के अंतर्गत जितना पेड़ था सबको हटा दिया और इस पे कहा गया कि ठीक है भाई, बीच में एक जंगल, एक कारखाना बना लो, कारखाना बना लो और किनारे किनारे एक कतारबद्ध करके पेड़ लगाओ। ऐसे हम लोग देखते हैं बहुत जगह में लगा रहता है ऐसे करके। और ये जो पेड़ हैं ये बहुत जरूरी पेड़ हों, है ना। सागवान हो गया जो मजबूत लकड़ी होता है और फेमस लकड़ी है शीशम, इस सब का जो पेड़ है वो लगाया गया। इस तरह से नहीं, एक एक पंक्ति में सीधे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, मान लो ऐसे भी कर दो, है ना। तो एक सीधे तरीके से लाइन में लगाया गया पेड़, इस तरीके से लाइन में लगाया जा रहा है पेड़ ना, यहाँ पे लाइन में पेड़ लगाया जा रहा है। तो जो लाइन में पेड़ लगाया जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक या व्यावसायिक वानिकी। मतलब प्रकृति को उजाड़ कर प्रकृति को फिर से बनाओ अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो जर्मन विशेषज्ञ है हमारे पास, ड्रीचिक नाम है ना, डिट्रिच नाम है, डिट्रिच बैंडिस नाम है भाई, डिट्रिच बैंडिस नाम है। जर्मन विशेषज्ञ होते हैं, इन्हीं के द्वारा इसको लाया जाता है। और इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कतारबद्ध पेड़ों का, कतारबद्ध पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, कतारबद्ध पेड़ लगाए जाते हैं। चलो भाई, तो ये कहानी है कतारबद्ध पेड़ लगाए जाते हैं। चलो भाई ठीक है, आगे कहानी देखते हैं। तो इससे क्या कुछ रोका गया? कुछ रोका नहीं गया, एक तरीके से बस अदला बदली कर दिया गया कि नहीं भाई मच्छर घूम रहा है। तो कतारबद्ध नहीं, जर्मन विशेषज्ञ है कहें कि ई वाला पेड़ मत लगाओ, इसके दूसरा पेड़ लगाओ कतारबद्ध करके। और कुछ हुआ नहीं है। तो रोकने का प्रयास में यही प्रयास हुआ कि भैया जो है वो पेड़ निकाल दूसरा पेड़ लगा दो। कुछ कानून वगैरह आते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है सन 64 में, 1864 में होती है भारतीय वन सेवा की स्थापना। तो भैया दूसरे नंबर पर लिखते हैं हम लोग, दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? तीसरे नंबर पर लिखेंगे, चौथे नंबर पर लिखेंगे कुछ। चलो भाई इसको रखते हैं किनारे। 1864 में भारतीय वन सेवा स्थापना हुई। भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है और स्थापना होती है, और क्या इसमें क्या है अभी कोई जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और स्थापना होती है सन 1865 में। 64 में ये हुआ, 65 में एक साल बाद 1865 में 1865 में भारतीय वन अधिनियम आ जाता है। भारतीय वन अधिनियम आ जाता है, ठीक है। ये अभी आया है, एक बार और हम लोग 75 में देखेंगे, कुछ साल बाद हम लोग देखेंगे इसमें संशोधन होता है। तो संशोधन करके कुछ चीज़ें जो है हटाई बढ़ाई जाती हैं, सो देखेंगे उसको भी हम लोग। तो 1865 की बात हो रही है, मतलब अंग्रेजों का शासन उस समय है 1865, बहुत साल पहले, है ना, 1965 नहीं 1865। फिर हम लोग देखते हैं सन 1906 में। 1906 में आता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। ये वही जो है इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि
स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की शूटिंग हुई थी और दिखाया जाता है कि ये फिल्म जो है वो दिल्ली, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली का है। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम लोग देहरादून में इसको देखते हैं और बस इतना जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 1875 है ना, 1878 रे 75 नहीं 78, बैत तरीका गलती से मिस्टेक हो जा रहा है। 1878 में सेम थिंग आता है, भारतीय वन अधिनियम अधिनियम संशोधन के बाद, संशोधन मतलब कि इसी जो पुरनका वाला है ना उसको बदल दिया गया और कहा गया कि अब का वन अधिनियम ऐसा होगा। कैसा होगा भाई? तो अब के वन अधिनियम में ऐड कर दिया गया, क्या ऐड किया गया? अब कहा गया कि जो है वो वन 3 प्रकार के होंगे। क्या? वन, जितने भी वन हैं जहाँ पर कि समुदाय के लोग रह रहे हैं, झुंड बना कर रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, उनके लिए ये सिस्टम ला दिया गया कि भैया वन जो है वो 3 प्रकार से रहेंगे और उसी के हिसाब से आप लोग अपना बांट लो। क्या बांट लो? देखते हैं क्या बांट लो। पहला हम लोग देखते हैं आरक्षित वनों को, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया सामान था, जहाँ पर कीमती लकड़ियाँ थी, उन सब जगह को अंग्रेज कहते हैं कि इसको बैन करो, इतने जगह पर हमारा कब्जा होगा, हटाओ इस सबको जो है कि, तो उनको हटाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आरक्षित वन बनते हैं। आरक्षित वन, यहाँ पर बहुत कड़ा प्रतिबंध, पत्ता तक उठा नहीं दिया जाता है, आप एक पत्ता तक नहीं उठा सकते वहां से। तो कीमती लकड़ी से भरपूर है और यहाँ पर ग्रामीणों का आना सख्त मना है। आरक्षित के बाद एक वन आते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन ये क्या है? ये स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार यहाँ पर प्राप्त थे, जैसे यहाँ पर अगर आप पत्ते वत्ते उठा सकते हो, दातुन वतुन ले सकते हो वहां से। उसके अलावा अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब ये ससुर आरक्षित कर दिए इतने वन को, ये पूरा इतना बड़ा वन है, मान लो ऐसे ऐसे करके इस तरह क्षेत्र बटा हुआ है, ऐसे करके मानो आरक्षित वन मान लो इतना है। आरक्षित वन जहां पर कि बढ़िया बढ़िया सामान है वो पूरा इतना इतना क्षेत्र है। इतने क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं कि आरक्षित वन है ये, जहां पर बढ़िया बढ़िया सामान है, यहाँ पर आना मना है। कुछ क्षेत्रों को कर दिया गया संरक्षित वन। ये संरक्षित वन है भाई। आरक्षित, संरक्षित, और जो बचा हुआ भाग था वो दे दिया गया कि भाई अब इतना लोग परेशान नहीं जगह रहो सबको, इतना जो क्षेत्र है वो गरीबों को दे दो भाई, उसी अपना जो है बंटवारा करें। इसको कहा गया ग्राम वन। क्या कहा गया भाई? ग्राम वन कहा गया। ग्राम वन कहा गया जो कि ग्रामीण समुदाय के उपयोग के लिए था। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? हमने देखा आरक्षित वन को। आरक्षित वन क्या थे? जो एकदम आरक्षित थे। आरक्षित वन जो कि कंट्रोल में थे किसके? अंग्रेजों के। यहाँ पर आना सख्त मना। ग्रामीण जो है वो, ग्रामीण जो है वो आना सख्त मना है। एक थे संरक्षित वन, यहाँ पर भी थे काम की चीजें। ये ऐसे वन है मानो कि, ये ऐसे वन है मानो कि जहां पर कि ज्यादा कीमती लकड़ी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई इन जगहों पर थोड़ी अनुमति इन लोगों को दे देते हैं। तो इन जगहों पर हम लोग देख सकते हैं ये संरक्षित वन है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब थोड़ा सही लग रहा है, ऐसे कर दूं। तो ये संरक्षित वन थे उस समय पर। बचा कितना? थोड़ा जगह मिलता है ग्रामीणों को। संरक्षित वन क्या है? छूट, थोड़ी छूट मिली। फिर आते हैं ग्राम वन। यहां पर भी क्या है? ये ग्रामीणों के लिए है। ग्रामीणों, अरे यार ग्रामीणों हेतु, ग्रामीणों हेतु है। तो भाई वन को हमने इस प्रकार से देखा किसके अंतर्गत? सन 1878 के वन अधिनियम के अंतर्गत। क्या हुआ इसके बाद? हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण विविध वन चाहते थे। ग्रामीण विविध वन चाहते थे, जिसको बड़ा ध्यान रखना है भाई कि ग्रामीण विविध वन चाहते थे। ग्रामीण विविध वन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश अपना लाभ चाहते थे। अब क्या है भाई?
ब्रिटिश अपना लाभ चाहते थे। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ट्रिपल एक्स से होती थी। नहीं 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 नहीं, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो यहाँ ही लिखो, गंदा समझा सब ट्रिपल एक्स लिख दोगे नहीं, ठीक है। ग्रामीण लोग जो हैं उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। इतने क्षेत्र है उसी में कुल लड़ेंगे झगड़ेंगे सब, पगला जाएंगे सब उसी में। तो क्या देखा हम लोगों ने, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। फल, औषधियाँ, पत्ते ये भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। हम लोग देखते हैं कि झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब कि झूम कृषि क्या है, झूम झूम कृषि करना नहीं, झूम झूम कृषि करना मतलब कि एक जगह कृषि किए, वो स्थान पर कृषि करने के बाद मन भर गया, अब उस स्थान में मजा नहीं आ रहा है, निकलो वहां से, कहीं और जाओ, वहां पे कृषि करो, वहां पे छोड़ो। इससे वही सिस्टम है झूम कृषि, मतलब कि आप कहीं पर, ऐसे कुछ लोग नहीं होते हैं गाँव में सब, ये लैट्रिन करते हैं एक जगह पे, फिर भागने लगता है, तो फिर भाग जाते हैं दूसरे जगह भागने, तो फिर दूसरे जगह भागने चले जाते हैं, बार बार 50 जगह भागते रहते हैं, क्योंकि बड़ा गंदा महकता है उन सबका। तो देखा है मैंने भी बहुत सारे लोगों को, सब गजब कुल हकते हैं सब, तो उसको झूम हगना कह सकते हो। तो ये सब कहानी है। तो झूम कृषि भी सीखो कि भैया जो है कि झूम कृषि करो, झूम झूम के, है ना, कभी यहाँ कृषि, कभी वहां कृषि, कभी वहां कृषि, वहां कृषि। तो ये लोग पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर थे, वे अपनी ही जमीन से अवैध हो गए। चलो भाई, वे अपनी ही जमीन से अवैध हो गए। कई समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम लोग देखते हैं ग्रामीण व्यवस्था की ओर ये जो लोग हैं ये बढ़ते हैं, और ग्रामीणों में जब जाते हैं, मतलब कि ये लोग आदिमानव टाइप थे। आदिमानव के लोग जो हैं, आदिमानव मतलब कि कबीले वाले लोग थे, जनजातीय समूह थे, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये लोग जब जाते हैं गांवों में, तो गांवों में इनका बहुत शोषण होता है। तो जब इनका शोषण होता है तो फिर वन विद्रोह शुरू होता है। शुरू करते हैं वन विद्रोह को। तो भैया ये इसको डालता हूँ मैं, वन विद्रोह शुरू होता है। हमने 1857 के समय पर देखा वन विद्रोह, हमने 57 नहीं 1856 में बिरसा मुंडा विद्रोह देखा। बिरसाइट समूह बनाया गया। बिरसा मुंडा जो है कि पढ़े लिखे आदमी थे, है ना, मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की थी इन्होंने। ये सब कहानी है, बताऊंगा क्या है। चलो बढ़ते हैं आगे, वन विद्रोह की ओर बढ़ते हैं। वन विद्रोह, तो वन विद्रोह क्या है भाई? वन विद्रोह क्या है? पूरे विश्व में औपनिवेशिक वन्य नियमों का विरोध शुरू होता है। वन विद्रोह शुरू कब से होता है? सबसे पहला पॉइंट कि भैया अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हुआ। अंग्रेजों का जो है वो विरोध होना शुरू हुआ। अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? हम भारत में कुछ विद्रोहों को देखते हैं, प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं? प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं भाई? एक हम लोग देखते हैं सबसे तरीके से फेमस विद्रोह, संथाल विद्रोह हम लोग देखते हैं, है ना। संथाल विद्रोह हम लोग देखते हैं। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह आई थिंक 1856 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में होता है विद्रोह। संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू करवाते हैं। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनके ऊपर RRR फिल्म बनी है, इन्हीं के ऊपर RRR फिल्म बनी है। ये जो है कि आंध्र प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो लिखते हैं भाई क्या क्या विद्रोह हुए। एक तो हम देखते हैं बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह देख से पहले तो संथाल, बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह देखते हैं। हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में विद्रोह। हम लोग देखते हैं बस्तर का विद्रोह, बस्तर का विद्रोह, ठीक है। ये सब क्या है भैया? विद्रोह हैं, और क्या है, ठीक है। बस्तर के विद्रोह को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। बस्तर का विद्रोह क्या है?
बस्तर वो क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र पर है। ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा आंध्र प्रदेश, और क्या है, आंध्र प्रदेश, ये रहा उड़ीसा, है ना। बीच में हम लोग देखते हैं झारखंड है, परंतु अब अभी के लिए इतना ही समझते हैं। इधर का क्षेत्र जो है ना, इधर इंद्रावती नदी है, इसी के आसपास का क्षेत्र जो है वो हम लोग देखते हैं बस्तर विद्रोह, यानी कि बस्तर जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे। इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी के किनारे जो है हमारा ये जो बस्तर के जनजाति लोग हैं वो रहते थे। हम लोग देखते हैं कि इंद्रावती नदी की प्रमुख जनजाति होती है मारिया, होती है मुरिया गोंड, दुरुआ, भतरा, हलवा, ठीक है। तो ये सब जो है कि होता है, गंदा गंदा नाम है, गोंड पौंड, पता नहीं क्या क्या नाम है, हलवा फलवा। तो अपना जो है इसको क्या बताऊं, बस सुन लो एक नज़र, और क्या, कान गंदा कर लो अपना जो है। मतलब कान गंदा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम गंदा है, मतलब यार गंदा तुम गलत मान रहे हो तुम, मतलब यार मतलब मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा है नाम, मारिया मुरिया करके दिमाग में घुसेगा या नहीं। भतरा याद रहेगा हमको, है ना, भतरा लिखता हूँ मैं। इंद्रावती नदी के किनारे कौन रहता था, भतरा रहते थे। हुंडा नाम भी लिखा है कहीं, हलवा लिखा है, हलवा रहते थे। और भी कोई खुश नाम, गोंड रहते थे, ठीक है। तो गोंड लोग रहते थे, मुरिया गोंड नाम है, तो ये लोग रहते थे। इनके साथ भी क्या हुआ, इनका भी शोषण होना शुरू हुआ, तो विद्रोह हो गया। हम लोग देखते हैं कारण को। 1905 में हम लोग देखते हैं कि आधा वन भाग आरक्षित करने की घोषणा होती है। हम लोग देखते हैं 1905 में आधा वन भाग आरक्षण घोषणा होती है। आरक्षण की घोषणा होती है, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाता है भाई। क्या होता है, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और गांवों को अन्य वन्य गांव घोषित कर जाता है। तो गांवों को वन्य गांव घोषित करता है, मतलब कि समझ रहे हो ना, यहाँ पे ग्रामीण समुदाय के उपयोग हेतु जो गांव है। तो ये कहानी है। हम लोग देखते हैं कि इन लोग को अंग्रेजों की सेवा में लगा दिया जाता है। अंततः गुंडाधुर एक आदमी होते हैं, गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह होता है। नमो में गुंडा है, विद्रोह हो गया भाई। गुंडाधुर के जो है नेतृत्व में विद्रोह हुआ, बाजारों की लूट हुई, अधिकारियों के घर में जो है हम लोग देखते हैं घर जलाए जाते हैं, स्कूल थाने नष्ट किए जाते हैं, और ये होता है हमारा विद्रोह। इसके बाद फायदा इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि सैन्य प्रतिक्रिया ली गई भाई, सैनिकों को भेजा गया, इन लोगों को भाई जला वला देंगे, सैनिकों को भेजा गया, इन पर कोड़े बरसाए गए, इनको सजाएं दी गई। परंतु हम लोग देखते हैं कि गांव में तलाशी भी होती है, परंतु हम लोग देखते हैं कि जनजाति जंगलों में भागे हैं। अच्छा, परिणाम हम लोग ये देखते हैं कि जनजाति के लोग जो है वो जंगलों में भाग जाते हैं भाई। अंततः हम लोग देखते हैं कि भूमि आरक्षण टलता है, आरक्षित क्षेत्र आधा किया जाता है, मतलब कि जैसे कहा जाता है ना कि इतना बड़ा क्षेत्र में से इतना पूरा क्षेत्र हमने देखा था कि आरक्षित वनों में था, एक इमेजिनेशन के लिए। तो मान लो कि विद्रोह हुआ ना, तो विद्रोह होने के बाद इतना क्षेत्र जो है वो केवल अंग्रेजों के पास रहा, इतना क्षेत्र हम लोग के पास हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजों का थोड़ा घाटा भी हुआ यहाँ पर, घाटा क्या, बहुत घाटा हुआ, मगर अंग्रेजों ने भी खूब कोड़े बरसाए हैं भाई। तो ये सब कहानी है आरक्षित वन वगैरह। आओ अब देखते हैं आगे। अब कुछ बचा नहीं है, अब बचा क्या है भाई, कुछ जनजातियों के नाम हम लोग को याद रहे तो बेहतर रहेगा। वो जनजाति के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, हम लोगों को याद रखना है कि भाई जम्मू कश्मीर में एक गुज्जर बकरवाल रहते हैं, गुज्जर बकरवाल रहते हैं। मध्य गढ़वाल, यानी कि देखो भाई, ये हमारे पास है हमारा भारत, ये हमारे पास है हमारा, कौन आ गया, हाँ भाई। तो लो, तो
हम कह रहे थे कि ये रहा हमारा भारत। जम्मू कश्मीर मतलब कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन है? गुज्जर बकरवाल है। मध्य गढ़वाल मतलब कि इधर उत्तराखंड का क्षेत्र। तो मध्य गढ़वाल मतलब कि उत्तराखंड के बीच का क्षेत्र जो है वो मध्य गढ़वाल है। यहाँ पर रहते थे हमारे पास गुज्जर लोग, ठीक है, गुज्जर लोग रहते थे। गढ़वाल कुमायूं ये भी कौन सा क्षेत्र है? उत्तराखंड का क्षेत्र है। यहाँ भी गुज्जर रहते थे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल धनगर, हिमाचल ये क्षेत्र है, यहाँ पर रहते थे धनगर धनगर सॉरी गद्दी चरवाहे। सब नामों में बड़ा खतरनाक है ना यार। हिमाचल में रहते हैं गद्दी चरवाहे, महाराष्ट्र में रहते हैं धनगर रहते हैं। गोल्ला कुरुमा कुरुबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। गोल्ला कुरुमा कुरुबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यूपी पंजाब और इसमें रहते हैं बंजारा समुदाय। बंजारा हूँ, अरे बंजारा हूँ लिखा हूँ मैं। राजस्थान में रायका। तो ये सब चीजें हैं, क्या है? तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका नाम है ये, ठीक है। तो ये सब कहानी है भाई। मिलते हैं कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।